हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज के मेन डे में हम पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन हिस्ट्री से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और यहाँ पे आंसर राइटिंग के जो इंपॉर्टेंट नुआंसेस हैं, जैसे कि कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना, इंफॉर्मेशन को रिकलेक्ट करना, उसको स्ट्रक्चर करना, किस तरीके से आप अपने आंसर को और ज्यादा विजिबली है ना, उसकी विजिबिलिटी जो है उसे इंक्रीज करेंगे, इन सब चीजों पर फोकस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। The question is pertaining to the Indian emergency of 1975, which represents the crisis of democratic order in case of India, which raised a question mark on India's commitment to democracy. The question reads, delineate the factors leading to Indian emergency of 1975, along with explaining its impact in post-emergency period. And ये 15 मार्कर क्वेश्चन है 250 वर्ड्स का। तो अगर आप रीड करेंगे क्वेश्चन को, तो आपको क्या करना है, कीवर्ड्स जो है उनको आइडेंटिफाई करना है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि आपका जो फर्स्ट पार्ट है, इट इज पर्टेनिंग टू दी फैक्टर्स लीडिंग टू इंडियन इमरजेंसी ऑफ 1975, यानी इमरजेंसी का बेसिकली बैकग्राउंड, उसके कॉजेस या रीजंस जो हैं वो क्या थे। सेकेंडली आप यहां पे देखेंगे एक्सप्लेनिंग इट्स इंपैक्ट इन पोस्ट इमरजेंसी पीरियड। सो इंपैक्ट्स ऑफ इमरजेंसी ऑन पोस्ट इमरजेंसी पीरियड, दिस फॉर्म्स द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन। इसको देखते हैं किस तरीके से हम अप्रोच करेंगे, लेकिन बिफोर दैट हमारा यूपीएससी 2025 एंड 2026 के लिए जनरल स्टडीज का सिम्बायोसिस बैच जो है वो लाइव है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आप यहां पे देखेंगे बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे आपको न केवल कंटेंट, एसे, करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स, एमसीक्यूज, मेंस आंसर राइटिंग एंड मेंटरशिप बाय सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, बल्कि क्लोज इंटरेक्शन विद द फैकल्टी का भी मौका मिलेगा। सो आपकी प्रिपरेशन की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, वी विल ट्राई टू मीट इन दिस पर्टिकुलर बैच। फर्दर डिटेल्स के लिए आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करके या हमारी टीम को मेल करके पूछ सकते हैं, वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। चलिए पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखते हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो यार, आंसर राइटिंग के अंदर ना 3 पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। एक, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है? ये बेसिकली आप मेन कंटेंट में क्या लिखने वाले हैं उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात करें तो आप यहां पे देखोगे कि यहां पे आप बताएंगे कि किस तरीके से द इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड ऑन 25 जून 1975 बाय द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। सेकेंडली आप यहां पर मेंशन करेंगे, क्योंकि फैक्टर्स की बात हुई है क्वेश्चन में, तो आप यहां पे देखेंगे कि गवर्नमेंट जो है उन्होंने क्या रीजंस दिए थे इस इमरजेंसी के पीछे। तो थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, internal disturbances. These were the reasons cited by the government behind imposing the emergency. This emergency remained in place for around 21 months, then it was called off. But it represents the black chapter in Indian democracy. It raised a serious question mark on India's democratic credentials and India's commitment to democracy. तो आपने ये यहां पर लिख दिया, आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब इंट्रोडक्शन जो है ये आपका 30 से 40 वर्ड्स में होना चाहिए। सेकेंडली यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपको इसको काफी सिंपल, लूसिड रखना है, कोई कॉम्प्लेक्स आपको नहीं बनाना है इसको। एंड आप मेन कंटेंट में जो लिखने वाले हैं बेसिकली उसके कुछ की पॉइंट्स जो हैं वो आप इंट्रोडक्शन के अंदर डाल रहे हैं, ताकि एग्जामिनर को एक आइडिया लग जाए कि आप मेन कंटेंट में या आंसर का जो बॉडी है उसमें क्या लिखेंगे, है ना। सो दिस इज टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ द एग्जामिनर इन योर आंसर। ठीक है, अब बात आती है मेन कंटेंट की। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो हमने कहा था कि 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज द रीजंस बिहाइंड द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी एंड और द बैकग्राउंड, एंड द सेकंड इज इंपैक्ट ऑफ द इंडियन इमरजेंसी ऑफ 1975। चलिए इसे देखते हैं। अब आप यहां पे देखेंगे कि यहां पे की वर्ड्स लिखे हुए हैं, की पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अगर आप चाहें तो ये जो की वर्ड्स या की पॉइंट्स हैं यहां पे देखिएगा एक बार, आप उनको इस तरीके से पैराग्राफ फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो जब भी आप अपना आंसर राइटिंग शुरू करेंगे आपको क्या करना है, आपने यहां पे अपना इंट्रोडक्शन जो है वो लिख दिया। चलिए मान लीजिए ये आपने अपना इंट्रोडक्शन जो है वो लिख दिया यहां पर, एंड उसके बाद में यहां पे आप थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे, वो आपके आंसर की विजिबिलिटी को बढ़ाता है। एंड आफ्टर दैट व्हाट यू विल बी डूइंग, आप अपना जो फर्स्ट सब हेडिंग है क्वेश्चन का, इन दिस केस फैक्टर्स बिहाइंड
द 1975 इंडियन इमरजेंसी। क्वेश्चन से ही आप सब हेडिंग पिक करेंगे, ज्यादा दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं है। एंड इस तरीके से फिर एक बॉक्स उसके आसपास बना दीजिए ताकि एग्जामिनर जब आपके क्वेश्चन को देख रहा होगा ही विल अंडरस्टूड, है ना, ही और शी विल अंडरस्टूड दैट आपने इस क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट्स उसे फुलफिल किया है। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट, फैक्टर्स बिहाइंड द इंडियन इमरजेंसी ऑफ 1975। अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, या तो पैराग्राफ फॉर्म में जैसे मैंने आपको दिखाया आप उसे फॉलो कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, आप यहां पर फर्स्ट लिखिए स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स बाय अपोजिशन पार्टीज। अब आप यहां पर क्या देखेंगे कि ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हैं ये बेसिकली शुरू हुए थे गुजरात एंड बिहार से, गुजरात एंड बिहार से, और यहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। बच्चों की जो कंप्लेन है वो क्या थी स्टूडेंट्स की, इन्फ्लेशन, महंगाई, कैंटीन के अंदर, कॉलेज कैंटीन्स के अंदर जो बेसिक फूड स्टफ है उसकी प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। कुकिंग ऑयल प्राइस जो है मार्केट के अंदर उसके दाम बढ़े हुए थे। तो आप यहां पर क्या देख रहे हो, इन्फ्लेशन है। इसके अलावा मिस गवर्नेंस एंड करप्शन। और ये इन्फ्लेशन के पीछे का रीजन क्या है, आप यहां पर देखेंगे कि 1972, 73 दीज ईयर्स वर ड्राउट ईयर्स। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जो है वो नेगेटिवली अफेक्ट हुई, और इससे क्या हुआ आप देखोगे कि जब स्कैर्सिटी देखने को मिली, आपका वीट है, राइस है, इन सब की, तो दाम बढ़ गए, है ना। वही सप्लाई एंड डिमांड का जो प्रिंसिपल होता है, मार्केट फोर्सेस। सो एक तो ये, दूसरा क्या था, दूसरा आप यहां पर देखेंगे कि इंडिया जो है उसने 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के अंदर पाकिस्तान से लड़ा था। और आप यहां पे देखोगे 1971 का ये जो वॉर हुआ, और इसका साथ साथ में है ना, उसके साथ साथ में जो हमने रेफ्यूजी क्राइसिस इंडिया में देखा, इससे भी गवर्नमेंट के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन जो है वो क्रिएट हुआ था। एंड द रिसोर्सेज विच वर मेंट फॉर वेलफेयर प्रोग्राम्स और टू एंश्योर द सप्लाई ऑफ food grains to the people, that had to be diverted to meet the military requirements. Thirdly, आप यहाँ पे क्या देखोगे, 1973 की अगर हम बात करें तो ऑयल क्राइसिस, तो बेसिकली अरब इजराइल वॉर चल रहा था। और आप यहाँ पे देखोगे कि अरब वर्ल्ड की जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उन्होंने ऑयल प्रोडक्ट यूएस को ऑयल सप्लाई करने पे एम्बार्गो लगा दिया था। दे हैड कट डाउन द सप्लाई ऑफ ऑयल टू द वर्ल्ड मार्केट, ताकि अगर फ्यूचर में कोई नेगोशिएशन होता है ना, कोई डील होती है, तो उनके पास में एक बार्गेनिंग पावर हो इन फेवर ऑफ पैलेस्टीन। तो आप यहां पे देखोगे ऑयल क्राइसिस, और इन सब की वजह से महंगाई काफी ज्यादा थी। इसके अलावा मिस गवर्नेंस है, करप्शन है। सो आप यहां पे देखेंगे गुजरात एंड बिहार में कॉलेज स्टूडेंट्स जो हैं दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, एंड यहां पे कांग्रेस की सरकार थी। इनफैक्ट गुजरात के अंदर तो जो मौजूदा सरकार थी उसको इस्तीफा देना पड़ा, रेजिग्नेशन देना पड़ा, और प्रेसिडेंट रूल जो है उसको भी इंपोज किया गया। और जब इलेक्शंस हुए तो आप देखोगे कांग्रेस लॉस्ट द इलेक्शंस। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहे थे, और आप यहां पे देखोगे यहां पर जयप्रकाश नारायण जो हैं गांधीयन सोशलिस्ट लीडर थे। आप देखेंगे कि इनको स्टूडेंट्स ने अपने प्रोटेस्ट में शामिल किया। अब इनकी बात ये थी कि ये जो प्रोटेस्ट है ये केवल महंगाई तक या इन्फ्लेशन तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इन जनरल ये गवर्नमेंट जो है ये करप्ट है, और यहां पे इन्होंने कॉल दिया टोटल रिवॉल्यूशन और संपूर्ण क्रांति, कि इन अ सेंस डेमोक्रेसी इंडिया में एस्टेब्लिश हुई ही नहीं है ट्रू सेंस में। तो पॉलिटी है, इकोनॉमी है, सोशल स्ट्रक्चर है, हर जगह पे आपको ट्रू सेंस में डेमोक्रेटिक आइडियल्स को एस्टेब्लिश करना होगा, सोशल जस्टिस जो है उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा। और आप देखोगे इसके बाद में बाकी जो अपोजिशन लीडर्स हैं, पार्टीज हैं, दे ऑल्सो ज्वाइन द स्टूडेंट प्रोटेस्ट, और ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो है इट बिकेम वाइडर इन स्केल। सो इट वॉज क्रिएटिंग अ प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। इसके अलावा आप यहां पे क्या देखेंगे, सेकेंड जो इसके अंदर कॉज था वो था
नक्सलाइट मूवमेंट, आप देखोगे कि 1967 में वेस्ट बंगाल में नक्सलबारी से गवर्नमेंट, स्टेट एंड उनकी जो प्रो लैंडलॉर्ड, प्रो अपर क्लास पॉलिसीज हैं, उनके अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट शुरू हो गया था एंड इट वाज क्रिएटिंग अ थ्रेट फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी। इसके अलावा क्या आप देखोगे 1974 में रेलवेज की स्ट्राइक, जिसको जॉर्ज फर्नांडीज जो है वो लीड कर रहे थे। और यहां पे जो रेलवे एम्प्लॉयज है उनकी डिमांड क्या थी? रेलवे एम्प्लॉयज की डिमांड थी बोनस एंड सर्विस कंडीशंस जो हैं उनको आप इंप्रूव कीजिए। बट द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड दिस पर्टिकुलर स्ट्राइक एज इलीगल। 20 दिन के बाद में ये स्ट्राइक तो कॉल्ड ऑफ हो गई, बट आप यहां पे क्या देखोगे, इन जनरल आप क्या देख रहे हैं? आप यहां पे देख रहे हैं कि जो रेलवेज हैं, जो एसेंशियल यूटिलिटीज का पार्ट फॉर्म करते हैं, उनके अंदर भी स्ट्राइक हो रही है। तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं, रेलवेज के अंदर हम स्ट्राइक देख रहे हैं। इधर नक्सलाइट मूवमेंट जो है इट वाज डे बाय डे गेनिंग ग्राउंड अमंग द पीपल। और आप यहां पे देखेंगे इसी सिचुएशन के अंदर हम क्या देख रहे थे कि हमारी जो लेजिस्लेचर है और हमारी जो जुडिशरी है उनके बीच में एक टसल चल रहा था विद रिस्पेक्ट टू द अमेंडिंग पावर ऑफ द लेजिस्लेचर विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और यहां पर क्या हुआ, केशव आनंद भारती केस के अंदर जब बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन आया, इट वॉज नॉट इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे, ऑब्वियसली विच वॉज इन मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर। तो यहां पर क्या हुआ कि आप देखोगे दो जो सीनियर मोस्ट जजेस थे उनको सुपरसीड करके थर्ड नंबर पे जो जज हैं इन टर्म्स ऑफ सीनियरिटी, उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया। ये सब चल रहा है और इसी बीच में आप देखते हैं कि आपका जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसका जजमेंट आता है इन दी इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस। तो राजनारायण एक सोशलिस्ट लीडर थे और इन्होंने रायबरेली से इंदिरा गांधी के अगेंस्ट ही 1971 के जो इलेक्शंस हैं उनमें पार्टिसिपेट किया था और आप देखोगे वो हार गए थे। बट उन्होंने चार्जेस लगाए थे कि इंदिरा गांधी जो है उन्होंने अपनी ऑफिशियल पोजीशन का मिसयूज किया है, गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज किया है पॉलिटिकल कैंपेनिंग में। तो यहां पर इनके ऊपर चार्ज क्या लगाया गया था कि यहां पर इलेक्शन की जो मैल प्रैक्टिसेस हैं वो की गई हैं। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के अगेंस्ट जो चार्जेस हैं इनको सही पाया और आप देखोगे इंदिरा गांधी जो हैं उनके इलेक्शन को इनवैलिडेट ठहरा दिया गया और कहा गया कि अब आप जो हैं रिकॉन्टेस्ट भी नहीं कर सकती, यू हैव बीन डिस्क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर्स। तो ये पूरी सिचुएशन थी और इसी में आप यहां पे क्या देखोगे, इंदिरा गांधी जो हैं उन्होंने 25 जून 1975 की रात को इमरजेंसी डिक्लेयर करवा दी। उस टाइम पर फखरुद्दीन जो हैं वो हमारे प्रेसिडेंट थे और आप यहां पे देखोगे कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनको भी अर्ली मॉर्निंग में इंफॉर्म किया गया जब एक बार इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जा चुका था। और इस इमरजेंसी के बाद में जिस तरीके से सिविल लिबर्टीज जो है उन्हें कर्व किया गया आप सबको पता है। इनफैक्ट यहां पर मैं आपको एक स्टेटमेंट बताना चाहूंगी, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। जो हिस्टोरियन है कुमी कपूर वो लिखते हैं द नंबर ऑफ दोज इन इंदिरा गांधीज प्रिजन ड्यूरिंग द इमरजेंसी far exceeded the total number of people jailed during the 1942 Quit India movement. But then the emergency was recalled after 21 months and आप यहाँ पे देखोगे re-elections हुए, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट लॉस्ट अगेंस्ट द जनता पार्टी गवर्नमेंट। और उसके बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं उनके अंदर काफी सारे अमेंडमेंट किए गए वाया द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और यहां से एक तरीके से आपके क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो शुरू होता है, इंपैक्ट ऑफ द इमरजेंसी ऑफ 1975 इन द पोस्ट इमरजेंसी पीरियड। तो हमें यहां पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविजंस को लेकर के जो एम्बिग्यूटीज हैं है ना उनके बारे में पता चला, जो लूप होल्स है उनके बारे में पता चला और उसके बाद में जो चेंजेस किए गए
वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि अब इमरजेंसी इंपोज करना इतना आसान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर भी आप नेशनल इमरजेंसी को इंपोज कर सकते थे, बट अब इंटरनल डिस्टर्बेंस हैज बीन रिप्लेस्ड बाय आर्म्ड रिबेलियन। So threat of, or in real sense, if the armed rebellion has begun against the state, then only the state can impose national emergency, not in case of internal disturbance like students protest or political movements or a strike in the railways. The government has other means to do so, right? Not a national emergency. Secondly, आप यहाँ पर क्या देखोगे? यहाँ पर आप देखोगे कि इससे एक और बात क्लियर हो गई कि इंडिया के अंदर ऑथोरिटेरियनिज्म जो है उससे लोग टॉलरेट नहीं करेंगे। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट इन केस ऑफ इंडिया टू टॉपल द डेमोक्रेटिक ऑर्डर। इंडियंस हैव अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी, क्योंकि विद इन 21 months द गवर्नमेंट वॉज फोर्स्ड टू कॉल बैक द इमरजेंसी। ऑब्वियसली इमरजेंसी के टाइम पे जिस तरीके से सिविल लिबर्टीज, आपके जो बेसिक फ्रीडम राइट्स हैं उनको कटेल किया गया था, उससे लोग जो हैं दे बिकेम मोर अवेयर ऑफ द सिविल लिबर्टीज। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था, इस पीरियड में हमने देखा था एक कमिटेड ब्यूरोक्रेसी एंड एक कमिटेड जुडिशरी। बट भले ही इमरजेंसी के टाइम पे हमारी जुडिशरी जो है वो कोई स्टैंड नहीं ले पाई, एक कमिटेड जुडिशरी थी, लेकिन उसके बाद में हमारी जुडिशरी जो है, आपको अक्सर जुडिशियल एक्टिविज्म ये टर्म जो है ये दिखाई देगा न्यूज के अंदर, आप जब पॉलिटी पढ़ेंगे, गवर्नेंस पढ़ेंगे उसके अंदर, और आप देखोगे नाउ आवर कोर्ट्स आर प्लेइंग एन एक्टिव रोल इन प्रोटेक्टिंग द सिविल लिबर्टीज एंड द राइट्स ऑफ द पीपल। इसके अलावा कई सारे सिविल लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं दे ऑल्सो अरोज, एंड यहाँ पे लोग जो हैं, है ना, जो सिविल सोसाइटी का मेंबर हैं, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टू सेफगार्ड द सिविल लिबर्टीज ऑफ द पीपल, टू कीप अ चेक ऑन द एक्शंस ऑफ द स्टेट। तो कहने का मतलब यही है, जब आप क्वेश्चन को लिखना शुरू कर रहे हैं तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है, आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट पार्ट के अंदर जो आप सब पॉइंट्स लिखने वाले हैं, आप उन पॉइंट्स को लिख के उनके नीचे जो कीवर्ड्स हैं उसको भी लिख सकते हैं, आपका काम बन जाएगा। पूरा पैराग्राफ लिखने की आपको जरूरत नहीं है। सेकेंड पार्ट ऐसे ही आया, और जब आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है तो आपका सेकेंड पार्ट है इंपैक्ट। तो आप उसकी भी एक हेडिंग देकर के इस तरीके से एक बॉक्स उसके आसपास बना सकते हैं, और फिर 1 2 3 4 5 करके ये जो पोस्ट इमरजेंसी पीरियड में 1975 इमरजेंसी का इंपैक्ट रहा, आप उसको लिख सकते हैं। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन। कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो बेसिकली दिस इज अ समरी ऑफ व्हाट यू हैव रिटन इन द मेन कंटेंट। और यहां पर आपको किस चीज पे फोकस करना होता है, यहां पे आपको बेसिकली बताना है कि किस तरीके से 1975 की जो इमरजेंसी है उसके पीछे ब्रॉडली पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स जो हैं दे वर रिस्पॉन्सिबल, including the judicial verdict against the prime minister, economic instability, the rising dissent. Yes, it led to a curtailment of civil liberties, but यहाँ पे आप optimistic stance कैसे लेंगे? By writing that the crucial lesson in the importance, है ना? It served as a crucial lesson in safeguarding the democratic principles, ultimately strengthening India's commitment to democratic governance in the post-emergency period. तो हमने क्या किया है, हमने जो समरी लिखी है, हमने फैक्टर्स को डिस्कस किया, हमने उसको ब्रीफली यहां पर मेंशन कर दिया। उसके बाद में हमने देखा था इमरजेंसी का इंपैक्ट क्या हुआ, इट हैड कर्ब्ड द सिविल लिबर्टीज, सो पीपल नाउ बिकेम मोर अवेयर ऑफ देयर सिविल राइट्स। कोर्ट्स एज वेल एज अपोजिशन पार्टी, द सिविल लिबर्टी, है ना, ऑर्गेनाइजेशंस, they crop up, and they are now playing an important role in safeguarding the rights of the people. So it served as a crucial lesson in importance of safeguarding the democratic principles, and it also strengthened India's commitment to democratic governance. It basically shows the resilient nature of Indian democracy. ये आपको ध्यान रखना है, हाउ वी बाउंस्ड बैक, नाउ वी आर स्ट्रांगली कमिटेड टू डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। तो ये आपका कंक्लूजन हो गया। आशा करती हूं आपको थोड़ा समझ आया होगा किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है, और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है 1975 की इमरजेंसी का, तो हमने इसका बैकग्राउंड जो उसको डिस्कस करा, और साथ ही साथ में हमने यहाँ पे उसके इंपैक्ट्स को डिस्कस किया, एक अच्छा कंक्लूजन जो है वो भी लिखा, जो बेसिकली एक ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक जो है, आपकी पर्सनैलिटी का जो ऑप्टिमिस्टिक पार्ट है उसको रिफ्लेक्ट करता है। इसके अलावा स्लीपी क्लासेस का जो यूपीएससी प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज है फॉर 2025 शिखर बैच, ये स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे कुल 31 टेस्ट हैं, और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे आपको
केवल 5500 में यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस जो हैं वो मिलेंगे इन टेस्ट्स के अंदर। एंड आपको पता है जो आप पढ़ते हैं उस पढ़ने के बाद में उसका ट्रैक करना कि आप कितना रिटेन कर पा रहे हैं, आपने जो पढ़ा है क्या आप उसे अप्लाई कर पा रहे हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, या आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, उसके अंदर मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड दे हेल्प यू सिक्योर योर सिलेक्शन इन द प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज विच इज योर पास टू द मेंस एंड अल्टीमेटली योर फाइनल सक्सेस। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन इट अगेन टोल फ्री नंबर पे कॉल करके या मेल आईडी पर हमारी टीम को लिख करके आप डिटेल्स को पूछ सकते हैं। वेबसाइट पर भी आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड।